चलिए आज हम लोग सर्कुलर मोशन का L4 शुरू करते हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। L3 में भी हम लोग डायनेमिक्स डिस्कस किए हैं, लेकिन आज का जो डायनेमिक्स है वो ज्यादातर आपके स्कूल से मतलब NCERT में जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड है। पहला हिस्सा जो अभी शुरू करेंगे वो हम लोग तो जेई के लिए करेंगे, नीट के लिए करेंगे, लेकिन जो आखिरी का आज का हिस्सा होगा ना वो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर मैं कहूं कि स्कूल के लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि जेई में नहीं आ सकता, नीट में नहीं आ सकता। अगर स्कूल के लिए इंपॉर्टेंस है मतलब वो बेसिक्स है, मतलब वो चीज आपको एकदम पक्का अच्छे से आना चाहिए। वो नीट में आ सकता है, जेई मेंस में भी आ सकता है, जेई एडवांस में भी आ सकता है, क्योंकि वो स्कूल का चीज है, बेसिक चीज है, और बेसिक चीज कहीं भी आ सकता है। अगर मैं कोई चीज कहूं कि वो जेई के लिए है, नीट के लिए है, मतलब वो स्पेसिफिकली उसी एग्जाम में आ सकता है, स्कूल में नहीं आएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को कैसे स्टडी करते हैं उससे हम लोग आज शुरुआत करेंगे। डायनेमिक्स पढ़ने के लिए हम लोग को सर्कुलर मोशन में इक्वेशन लिखना होता है, और वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीखेंगे। हम लोग को दो इक्वेशन लिखना होता है, एक को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन और एक कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। एक कई बार बच्चे और सुन के आते हैं कहीं से बचपन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन, पता नहीं उनको मीनिंग नहीं पता होता है लेकिन सुन के आते हैं। तो आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सही में होता भी है कि नहीं होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, और आज का जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे केसेस सिचुएशन से हम लोग को सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स को पढ़ना है। तो आज का जो एग्जांपल लिए हैं वही मेरा फेवरेट वाला चेयर। तो कोई याद है मेरा फेवरेट चेयर? कितने पैर थे इसके लिए? और देखो इसमें बीच में एक होल है, ठीक है, और इधर में मैंने एक धागे से एक ब्लॉक लटका दिया। इस ब्लॉक का मास कैपिटल M है, और ये धागा इधर से निकल रहा है, और ये धागा एक बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक टॉय कार से कनेक्टेड है। एक किससे कनेक्टेड है? टॉय कार से। आप इसको एक पार्टिकल भी समझ सकते हैं मास का, जो कि इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें कौन सा मोशन एग्जीक्यूट करेगा? सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। तो सवाल ये है कि अगर ये प्लेन स्मूथ है, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। अभी हम लोग दोनों केस लेंगे, स्मूथ भी लेंगे और फ्रिक्शन भी लेंगे। तो ये कितने वेलोसिटी से चले ताकि ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में रहे। ये ब्लॉक क्या रहे? इक्विलिब्रियम में, रुका हुआ रहे। सोचिए, देखिए ये ब्लॉक पर mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा। इस ब्लॉक अगर FPD बनाए तो mg नीचे और टेंशन, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब टेंशन mg के बराबर होगा। तो सवाल क्या है कि फाइंड यूनिफॉर्म स्पीड v of the car, जो कि स्मॉल m है, so that block capital M will remain in equilibrium। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे इसको, ट्राई कीजिए पहले। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग 3 एक्सिस लेते हैं। कितने एक्सिस लेते हैं? 3। इन तीनों एक्सिस के बारे में अच्छे से समझिए। L3 मैंने बताया था, मैं वापस से यहां फिर से बता रहा हूं। देखिए, पहला जो एक्सिस होता है उसको बोलते हैं रेडियल एक्सिस। 2 एक्सिस सर्कुलर मोशन के प्लेन में होता है, 2 एक्सिस सर्कुलर मोशन के प्लेन में होता है। इसमें से एक एक्सिस होता है रेडियल एक्सिस। ये वाला कौन सा एक्सिस है? रेडियल एक्सिस।
जैसे यहां पे आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस जैसा है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहूं इस वाली लाइन को, तो रेडियल एक्सिस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। आप इसको वाई एक्सिस समझ सकते हैं और इस वाले एक्सिस को जेड एक्सिस। तो पहला एक्सिस लेते हैं इस सर्कुलर मोशन के प्लेन में। ये सर्कुलर मोशन का प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये क्या है? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये हो गया रेडियल एक्सिस। दूसरा एक्सिस जो हम लोग लेते हैं वो होता है टेंजेंशियल एक्सिस। ये भी इसी के प्लेन में है। देखिए ये दूसरा एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस है? टेंजेंशियल एक्सिस। थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और ऐसे होकर जाना चाहिए था। टेंजेंशियल एक्सिस समझ पा रहे हैं आपको? टेंजेंशियल एक्सिस कैसा है? ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। और तीसरा जो एक्सिस हम लोग लेते हैं वो इस सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये वो एक्सिस है जो कि इस केस में किस एक्सिस में है? वाई में। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। और इस तीनों इक्वेशन में, तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस में इक्वेशंस लिखते हैं। रेडियल एक्सिस में हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। रेडियल डायरेक्शन में कौन सा इक्वेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या कहता है कि आप नेट फोर्स लिखिए टुवर्ड्स सेंटर। क्या लिखिए? एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर। और ये जो होगा वो mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। v को क्या बोलते हैं? लीनियर स्पीड। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर स्पीड। ये रेडियल एक्सिस हुआ। दूसरा एक्सिस कौन सा है? ये वाला टेंजेंशियल एक्सिस। रेडियल एक्सिस में सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। मतलब चाहे मोशन यूनिफॉर्म हो फॉर यूसीएम हो या फिर फॉर यूसीएम एज वेल एज इन यूसीएम। चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे एनयूसीएम हो, दोनों के लिए रेडियल डायरेक्शन में कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, जो कि क्या कहता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाय r। ठीक है। अब चलिए टेंजेंशियल एक्सिस में। टेंजेंशियल एक्सिस में दोनों केस में अलग होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपको याद आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते थे? जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता था। स्पीड, उसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता था। याद है? होता था, याद करो। AT क्या होता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? 0 होता था AT। किसमें? कितना? 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT का वैल्यू क्या होता था? 0। AT सिर्फ किसमें होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका काम होता है स्पीड को चेंज करवाना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। और इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट वो क्या होगा? 0। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इस एक्सिस में नेट फोर्स क्या लिखेंगे? 0। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था, याद कीजिए। तो NUCM जब आएगा तो वहां पे हम लोग इधर की तरफ इक्वेशन लिखेंगे F net along tangent, F net along tangent लिखेंगे और उसको किसके बराबर करेंगे? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर। और अगर आपको याद हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? R इनटू अल्फा के बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। तो बताइए टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन हमेशा लिखेंगे कि किसी स्पेसिफिक केस में लिखेंगे? वो स्पेसिफिक केस क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तब हम लोग टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। और तीसरा इक्वेशन जो होता है वो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में लिखा जाता है। और इसमें नेट फोर्स हमेशा 0 होता है।
नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर बोथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस डायरेक्शन में हमेशा नेट फोर्स 0 होगा, चाहे कैसा भी सर्कुलर मोशन हो। क्यों? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स हो गया तो ये पार्टिकल नीचे नहीं रहेगा, इसी एक्सिस पे नहीं घूमेगा, ये क्या होगा, ऊपर राइज कर जाएगा, ऊपर राइज कर जाएगा। अगर नीचे की तरफ फोर्स हो गया तो फिर नीचे ला जाएगा, फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे, उसको हेलिकल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि हम लोग 12th में पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स में। अभी भी समझ गए तीनों इक्वेशन कैसे लिखते हैं? पक्का? तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। हम लोग को 99% केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही करना है, 95 भी कर सकते हैं, कुछ एक ही केस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का करना है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कैसे पता करेंगे? तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड यूनिफॉर्म स्पीड v। ठीक है, मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूं कि कैसे पता करना है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा के बारे में कुछ बात कहे या अल्फा दिया हुआ हो, किसी क्वेश्चन में अल्फा के बारे में कुछ कहे या अल्फा दिया हुआ हो, तभी किसके बारे में चर्चा करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। नहीं तो अगर कुछ नहीं कहे तो आप हमेशा क्या लेके चलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, और थोड़ा थोड़ा कभी कॉमन सेंस भी लगाना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखा है, वो रुका हुआ था, स्विच ऑन किए तो पंखा चला, कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म। पहले तो रुका हुआ था ना भाई, रुका हुआ चला दो तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा ना उसका घूमने का, तो कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पक्का? तो ये चीजें अपने खुद से थोड़ा समझना है। तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखिए। इस पार्टिकल का एफबीडी बनाइए। ये जो कार था इसका हम लोग अब एफबीडी बनाने जा रहे हैं। इस कार का वेट mg नीचे लग रहा होगा, बोलो। इस कार पर नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और यहां टेंशन T ऐसे लग रहा होगा, यहां टेंशन T ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने थ्योरी पढ़ा है इसलिए इतना लिख दिया, एग्जांपल लिया है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खाली इसका एफबीडी बनाते हैं, n ऊपर mg नीचे टेंशन T है, और पहला इक्वेशन क्या लिखते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन का। इधर की तरफ फोर्स कितना है? T, सेंटर की तरफ फोर्स कितना है? T। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, हम लोग जितना फोर्स पढ़े हैं उसी में वह फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, नेट फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे वो नेट फोर्स कौन सा है? टेंशन। हियर टेंशन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स होना मस्ट नेसेसरी है किसी भी सर्कुलर मोशन के होने के लिए, बिना उसके सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कितने के बराबर है? T इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इस पार्टिकल का मास इनटू इस पार्टिकल का स्पीड का स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r, एंड व्हाट इज r? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे रहना है, ब्लॉक m विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स। तो t का वैल्यू क्या हो गया? mg। तो यहीं पे t का वैल्यू कैपिटल mg कर दीजिए, तो v का वैल्यू हो जाएगा mgr बाय स्मॉल m का अंडर रूट। बस सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखने से हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग को इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना ही नहीं पड़ा। अगर आप इस डायरेक्शन में लिखते तो क्या आता? n का वैल्यू किसके बराबर? mg के बराबर। और टेंजेंशियल में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो नेट फोर्स 0, तो ऑलरेडी लिखा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं इसी सरफेस को क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। आप पहले इसको लिखिए, फिर इसको रफ करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और बताया था मुझे, अभी रुक जाइए। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हुआ, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिख के सॉल्व करना। ठीक है, जब भी हम लोग कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखना, इसका मतलब कौन है ऑब्जर्वर? इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है इज एट रेस्ट, मतलब ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि रुका हुआ है और वो देख रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये कौन लिखता है? एक ऑब्जर्वर जो कि कहां है? ग्राउंड पे है, कहीं बैठ के चुपचाप इस सारा खेला को देख रहा है, और खेला को देख के क्या कहेगा कि ओ ये जो कारवा है क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर सेंटर के तरफ जितना फोर्स होगा वो mv स्क्वायर आर के बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कौन लिखता है? एक ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है और वो ऑब्जर्व करता है, एंड द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द पार्टिकल executing as सर्कुलर मोशन। जो ऑब्जर्वर यहां पे जो बैठा हुआ है या फिर यहां पे इस पे टेबल पे बैठा हुआ है, ये दोनों ऑब्जर्वर रुका हुआ ऑब्जर्वर है, और ये जब इस कार को देखेगा तो क्या कहेगा? कार चल रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर कार ही खुद को ऑब्जर्व करे, मतलब कार में बैठा ड्राइवर को अगर ऑब्जर्वर ले ले, तो कोई भी खुद का ऑब्जर्वर अपने मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कोई भी ऑब्जर्वर अपने खुद के मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जर्वर खुद के अपने मोशन को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। आप लोग कहते सर ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि आपको एग्जांपल मैंने बताया था ट्रेन का, काइनेमेटिक्स याद कीजिए थोड़ा सा। ट्रेन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ट्रेन में आप बैठे हुए रहते हैं, आपकी ट्रेन पटरी पे रुकी हुई है, बगल में प्लेटफॉर्म है, बगल में दूसरी ट्रेन भी आके रुकी, और जब ट्रेन धीरे धीरे खुलती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका ट्रेन खुला कि पड़ोसी का ट्रेन खुला। तो आप क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, और आपको दिखता यह है कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, तो आप कंक्लूड करते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म तो पीछे नहीं जा सकता, हम लोग आगे जा रहे हैं। तो क्या आप अपने मोशन को एनालाइज कर पाए? नहीं। आप अपने सराउंडिंग को देखते हैं और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में आपको अपना मोशन दिखता है, रिफ्लेक्शन के तौर पे उल्टा दिखता है। आपने देखा कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, फिर आपका कॉमन सेंस जवाब देता है वो प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा। अच्छा, कॉमन सेंस जब नहीं था बचपन में, तो मम्मी के साथ नानी घर जाते थे, मतलब हम जाते थे तो ऐसे बोलते थे, मम्मी देखो प्लेटफॉर्म पीछे भाग रहा है। बोलते नहीं बेटा, प्लेटफॉर्म पीछे नहीं भाग रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो पीछे जाता हुआ दिख रहा है ना? ये तो तभी कॉमन सेंस नहीं था कि क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो कोई ऑब्जर्वर जो खुद चल रहा है वो अपने मोशन को एनालाइज नहीं कर सकता। अच्छा, इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल जानना हो तो कभी साइंस सिटी वगैरह घूमने जाइए। मैं एक बार कोलकाता गया था, वहाँ एक बहुत अच्छा साइंस सिटी है। कभी कोलकाता जाने का मौका मिले, वेबजी तो देने जाएंगे ही आप लोग, जरूर जाइएगा। वेबजी इसलिए दीजिए कि अगर एक आध कॉलेज अच्छा है, हो गया तो बढ़िया बात, नहीं हुआ तो कम से कम कलकत्ता में 2-3 जगह है घूमने के लिए, और उसमें से एक जगह है साइंस सिटी। जाइए, देखिए दुनिया कितना शानदार है साइंस का। वहां पे एक टाइम ट्रेवलिंग करके हाउस है, 100-150 रुपया टिकट है, आप जाइए, और उस टाइम ट्रेवलिंग हाउस में आपको एक चेयर पे बिठाया जाएगा, ठीक है? आपके सामने एक हैंडल दिया जाएगा, आप उस हैंडल को पकड़ लीजिए, सीट बेल्ट पहन लीजिए, और आपके सामने एक स्क्रीन रहेगा, और फिर चारों बगल घुप अंधेरा रहता है और कुछ मूवी टाइप का दिखता है। आपको ऐसा फीलिंग आएगा ना, और आपका चेयर को इस तरह से रिवॉल्व करता है, आपको फीलिंग आएगा कि आप कार चला रहे हैं और आप वो ऐसे गिर रहे हैं, तो आपको फीलिंग आएगा अंदर से कि आप खुद गिर रहे हैं, जबकि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। आप चुपचाप चेयर पे बैठे हुए हैं, आपको फीलिंग आएगा आप नीचे जा रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो, वो वेट पूरा बॉडी में फील होता है वो चीज, और ये सब चीज दिमाग का खेल है, जबकि आप चुपचाप क्या किए हैं? चेयर पे बैठे हुए। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि हमारा दिमाग, कोई भी ऑब्जर्वर जो खुद चल रहा है, वो अपने मोशन को एनालाइज नहीं कर सकता। वो रुका हुआ है लेकिन उसको लग रहा है कि हम चल रहे हैं, वो बस स्क्रीन चलते रहता है, सामने स्क्रीन में पिक्चर दिखते रहता है और ऐसा फीलिंग आता है। ये चीजें होता है हम लोग पहले जमाने में, आज भी जो पिक्चर्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें वीएफएक्स होता है। वीएफएक्स का हम लोग भी कई बार वीडियो बनाए, एक आध दो आप देखोगे। एक मेरा लेक्चर है काइनेमेटिक्स का, उसमें हम नीचे लिख रहे हैं और आपको मेरे पीछे लिखा हुआ चीज दिख रहा होगा, तो थोड़ी यहाँ पे कुछ रहता था, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन होता था खाली, और मेरे 2 वीडियोस बन रहे हैं, एक जो हम देख रहे थे वो, और दूसरा जो स्क्रीन लैपटॉप का था वो रिकॉर्ड हो रहा था, और फिर दोनों वीडियोस को क्या कर दिया जाता है? मर्ज किया जाता है। पहले जमाने में जब वीएफएक्स टेक्नोलॉजी नहीं था तो क्या होता था, जैसे फिल्माना है कि एक कार चल रहा है और नायक नायिका उसमें बैठे हुए हैं, तो क्या होता था? कार रुका रहता था, जो पीछे का स्क्रीन है उसको वो चलाया जाता था, है ना, और वो रिवॉल्व होता था, और दर्शक को लगता था कि कार चल रहा है, मोशन। तो जब ये कार में बैठा हुआ आदमी ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या कहेगा? मैं सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ये कहेगा मैं रुका हुआ हूं। तब जो इक्वेशन लिखते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन कहते हैं। और वो कैसे लिखते हैं पहले आप इसको लिखिए, फिर हम समझाएंगे। एक ही बात है, खाली लिखने का, सोचने का तरीका अलग है। लिखिए
देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें ये चर्चा करना पड़ेगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर क्या होता है। आज तक बहुत बात सुनी लेकिन आज तक पता नहीं आप लोग में से किसी को नहीं पता। किसी को पता है, बोल सकते हो? और बोलो अच्छा थोड़ा। सेंट्रीपिटल क्या कोई होता है? नहीं, देखिए समझ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग स्यूडो फोर्स टेक्निक पढ़े थे। पहली बात तो ये, जैसे लॉज ऑफ मोशन में स्यूडो फोर्स टेक्निक होता है, बिल्कुल वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन टेक्निक होता है। ये क्या है, टेक्निक। इसका मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये क्या है, स्यूडो फोर्स है, फॉल्स फोर्स है, स्यूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, स्यूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और ये कब यूज करते हैं, एंड इट इज एम्प्लॉयड, मैंने आपको बताया था कि स्यूडो फोर्स के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड वर्ड का मतलब होता है कि हम लोग लगाते हैं। बाकी फोर्सेस के लिए, mg के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्ट्स। mg लगता है, स्यूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है। इसलिए कभी मत बोलना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है सर इसलिए ये इधर चला गया, ऐसा कभी मत बोलना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, और वो कब लगाते हैं, सो ये स्यूडो फोर्स है सर्कुलर मोशन का, एंड इट इज एम्प्लॉयड when the particle executing circular motion, when the particle executing circular motion is taken as observer, is taken as observer, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को ऑब्जर्वर लिया जाए, then the particle becomes at rest with respect to itself। और जब इसी पार्टिकल को हम लोग कह रहे हैं, रेफरेंस लीजिए, तो ये पार्टिकल खुद के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, अपने रेस्पेक्ट में। ग्राउंड पे बैठा कोई आदमी देखेगा तो उसको ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये आदमी जो खुद सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर ये खुद मोशन को ऑब्जर्व करे, खुद इक्वेशन लिखना चाहे, तो ये खुद कभी नहीं कहेगा मैं रुका हुआ, मतलब मैं चल रहा हूं। ये क्या कहेगा, मैं रुका हुआ हूं। तो अगर ये आदमी का, ये कार का एफबीडी बनाए विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, इसी के बगल में मैं स्टार लगा दिया, मतलब इसका एफबीडी इसी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये जो पार्टिकल है ये एक्सलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है ना। अब आप लोग बोल रहे सर एक्सलेट कैसे कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भुला गए, सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो उस पर टेंशन टी तो इधर लगाएंगे, और एक कौन सा फोर्स लगाएंगे, स्यूडो फोर्स, जो कि किधर लगता है, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के। तो ऑब्जर्वर कौन है, ये पार्टिकल, और इस पार्टिकल पर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किधर की तरफ, सेंटर के तरफ। स्यूडो फोर्स किधर लगाते हैं, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, इधर लगाते हैं। और कितना लगाते हैं, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर यही पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कितने के बराबर होता है, v स्क्वायर। इसी स्यूडो फोर्स को लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसी स्यूडो फोर्स को लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल, और ये जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन। और ये कहेगा कि ये पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है, पार्टिकल एट रेस्ट है, तो t का वैल्यू कितना आएगा,
mv स्क्वायर बार। सेम चीज पहले भी लिखे थे ना, सेम चीज इधर भी आया, लेकिन दोनों केस में इक्वेशन तो वही आया, लेकिन सोचने का नजरिया अलग था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कौन लिखता है? ग्राउंड पे बैठा आदमी, और वो क्या कहता है कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसलिए सेंटर के तरफ फोर्स mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। जब ये जो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वही ऑब्जर्वर हो जाए, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, वो यह कहता है कि मैं रुका हुआ हूं। मैं क्या हूं? तब एक स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन लगता है, और वो स्यूडो फोर्स सेंटर से दूर लगता है। कितने के बराबर? mv स्क्वायर बाय r के बराबर। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? जो कि एक स्यूडो फोर्स है सर्कुलर मोशन का। कब लगाते हैं? जब जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो वही क्या हो? ऑब्जर्वर हो। और तब वो क्या कहेगा कि मैं रुका हुआ हूं, और क्योंकि ये रुका हुआ है तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स, तो T = mv स्क्वायर बाय। इसका मतलब कि सर ये पढ़ने का तो कोई जरूरत नहीं है, बिना इसके तो काम चल ही जाता है बढ़िया से। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन बहुत रेयर केस में लगाते हैं। मन करे तो लगाइए, नहीं मन करे तो नहीं लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आज के बाद जब भी आप वर्ड बोले तो आपके बात में दम हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब होता है, कब लगाते हैं, कुछ होता भी है कि नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स होता है नहीं, ये क्या है? एक टेक्निक है। कब लगाते हैं? जब जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को ऑब्जर्वर मान लिया। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसको लिख लीजिए एक पॉइंट, फिर हम लोग अगले एग्जांपल से पढ़ेंगे, इसको रफ कर देंगे। चलिए अगले सवाल में मैंने इस टेबल को क्या कर दिया है? रफ कर दिया है। इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू। और ये जो कार है, इस कार का मास स्मॉल m, और ये कुछ वेलोसिटी v से, ये v दिया हुआ नहीं है, ये कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ कार। ये जो रेडियस है ये फिक्स नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस का बताना है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे रेडियस कितना है? r है, उसका रेशियो बताना है, ताकि ये जो ब्लॉक है वो किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस ब्लॉक का पहले एक वीडियो बना लेते हैं। इसका वेट mg नीचे और यहाँ टेंशन T ऊपर, जिस T का वैल्यू कितना होगा? mg। अब इस कार का एफईडी बनाइए। इस कार पर सेंटर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? mg। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा T के बराबर, जो कि है टेंशन लगेगा जो कि mg के बराबर है, और इसका वेट mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। वो किस एक्सिस में है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, और उस पर नेट फोर्स बैलेंस होता है। तो मतलब mg और नॉर्मल ऊपर, आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, नॉर्मल इस तरह से ऊपर और mg नीचे। और आपको मैंने कहा था कि इस डायरेक्शन में फोर्स हमेशा बैलेंस रहता है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें नेट फोर्स हमेशा बैलेंस होता है, इसलिए n का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg के बराबर। ठीक है। अब इस सिचुएशन को हम लोग ग्राउंड पे बैठ के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस पर बैठकर भी। हम जान करके इस पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन एक बार फिर से समझाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम केस में तो सेंट्रीपिटल ही लिखेंगे, एक आध तो कोई केस है उसमें सेंट्रीफ्यूगल लिख के समझाएं। तो इसलिए हम लोग ऑब्जर्वर किसको मान लेते हैं? इसी कार को। तो हम लोग क्या लिए हैं? कार एज ऑब्जर्वर। और जैसे ही कार एज ऑब्जर्वर लिए, इसका मतलब implies car at rest, and this implies कौन सा इक्वेशन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन, या आप टेक्निक भी बोल सकते हैं। ये कार का एफईडी बताइए। इस कार का मास m, mg नॉर्मल दिखा चुका, छोड़ दीजिए उसको। इधर लग रहा था टेंशन T, यही चीज को यहां दिखा रहा है वापस से, T = mg, और इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा ना, सेंटर से
अवे। कितना? mv स्क्वायर बाय। फ्रिक्शन सबसे अंत में लगाते हैं। अब लोग कहेंगे अगर बात करें मैक्सिमम रेडियस का, अगर बात करें मैक्सिमम रेडियस का, तो फॉर मैक्सिमम रेडियस, मान लीजिए यही वाला डायग्राम मैक्सिमम रेडियस के लिए, फॉर आर मैक्स। आप सोचिए जब ये रेडियस मैक्सिमम होगा तब ये वाला वैल्यू छोटा होगा कि बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा। और अगर ये वाला बहुत छोटा होगा तो इस पार्टिकल का स्लिपिंग टेंडेंसी इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। बोलो। तो अगर ये बहुत छोटा है तो नेट फोर्स इस पर किधर लगेगा? इधर। नेट फोर्स इधर लगेगा तो स्लिपिंग टेंडेंसी इस पार्टिकल का किधर है? इधर तरफ है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? स्लिपिंग टेंडेंसी का पॉइंट इसके इधर। और वो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इनटू एन के बराबर। और एन कितना है? mg। और क्योंकि यही पार्टिकल रेस्ट ऑब्जर्वर नहीं है तो ये पार्टिकल रेस्ट पे है, इसलिए स्टार बता दी, मतलब जितना इस पर इधर फोर्स उतना इस पर इधर फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन क्या कहता है? नेट फोर्स जीरो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन क्या कहता है? नेट फोर्स जीरो। मतलब जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। इधर कितना फोर्स है? म्यू mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर मैक्स। और इधर कितना फोर्स है? mg। आपको आर मैक्स निकालना है तो आप इस वाले टर्म को पहले उधर भेज दीजिए। स्मॉल m और कहां कैपिटल M है गौर से देखिएगा। ये ऐसा हो जाएगा, इसको उधर भेज दिए माइनस हो जाएगा। आर मैक्स के लिए ये इधर भेज दिए, ये इधर भेज दीजिए। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? आर मैक्स। सिमिलरली हम लोग अगर बनाए कि फॉर आर मिनिमम, ये तो हो गया आर मैक्स के लिए। अगर हम बनाए फॉर आर मिनिमम, फिर से डायग्राम बनाइए तो टेंशन तो अभी भी इधर लग रहा है जो कितने के बराबर है? mg के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अभी इधर ही लगेगा, वो तो चेंज करेगा नहीं। लेकिन इस बार क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर बाय आर मिनिमम। अब सोचिए अगर रेडियस बहुत छोटा हुआ तो ये टर्म क्या होगा? बहुत, मतलब इस पार्टिकल का स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगा, इसलिए इस पर फ्रिक्शन इधर दिखाएंगे। कितना? म्यू mg। म्यू इनटू n होता है फ्रिक्शन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन लिख रहा है, मतलब इस पार्टिकल को यही पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहा है तो रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स उधर। इधर कितना लिखेंगे? mv स्क्वायर बाय आर मिनिमम इज इक्वल्स टू कैपिटल mg प्लस म्यू स्मॉल mg। आर मिनिमम के लिए इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो mv स्क्वायर बाय g कॉमन कैपिटल M प्लस म्यू स्मॉल m, ये हो गया आर मिनिमम। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रेशियो मैक्सिमम बाय मिनिमम का, मतलब इसमें इससे डिवाइड करना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? आर मैक्स बाय आर मिनिमम कितना हो जाएगा? डिवाइड कर, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M प्लस म्यू m बाय कैपिटल M माइनस म्यू। डिवाइड करके देख लीजिएगा अपना, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप में से कोई पूछे सर हम नहीं ऐसा नहीं बनाना चाहते, हम ग्राउंड पे बैठ के बनाना चाहते हैं, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड पे बैठ के बनाने के लिए आप क्या सोचेंगे कि सर ये जो फोर्स है वो किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। तो जब आर मैक्सिमम होगा तब सेंट्रीपिटल फोर्स मिनिमम होगा। बोलो, मतलब कम ही फोर्स चाहिए मुझे सेंटर की तरफ। फिर सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला? mv स्क्वायर बाय आर। जब आर मैक्सिमम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर का वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि आर तो नीचे है ना। मिनिमम फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ आपको मिनिमम फोर्स चाहिए। मिनिमम फोर्स कब होगा? जब mg इधर और ये इधर। फ्रिक्शन किधर लगे? इधर लगे। तो फ्रिक्शन इधर दिखाएंगे, टेंशन T इधर दिखाएंगे, mg के बराबर जो है। क्या इक्वेशन लिखेंगे? mg माइनस फ्रिक्शन मतलब माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर मैक्स। mv स्क्वायर बाय आर मैक्स, देखो वही लिखा हुआ है, mg माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर मैक्स। ठीक है, वैसे ही बना सकते हैं। खैर आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से बता दूंगा, फिर से बता दूं, कोई बात नहीं। देखिए मैं इसको वापस से सेकंड मेथड से बता देता हूं। सेकंड मेथड में हम लोग कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो पार्टिकल है इस पर mg इधर लग रहा है जो कि टेंशन के बराबर T के बराबर, T इज इक्वल्स टू कैपिटल mg है। अब अगर हम लोग R मैक्स की बात कर रहे हैं, रेडियस मैक्सिमम की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, और ये मैक्सिमम है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या लिखते हैं, सेंटर की तरफ फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो अगर r मैक्सिमम है तो ये वाला टर्म क्या होगा, छोटा की बड़ा, छोटा। अब छोटा कैसे होगा, जब mg प्लस f हो कि mg माइनस f हो, mg प्लस f छोटा कि mg माइनस f छोटा, mg प्लस, सॉरी mg माइनस f, मतलब mg माइनस फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा, और फ्रिक्शन कितना है म्यू mg, मतलब फ्रिक्शन इधर ना होगा ना जी, बोलो। वही कह रहे थे कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स, वो सर्कल इधर ऐसे, यह है सेंटर, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ, mg माइनस म्यू mg, होगा सेंटर की तरफ फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। यही इक्वेशन यहां लिखा हुआ है, देखिए इस माइनस को इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इक्वेशन सेम आएंगे, खाली सोचने का तरीका अलग होगा। फिर उसी तरह जब कहेंगे कि रेडियस मिनिमम होगा तब सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि रेडियस मिनिमम है तब डिनोमिनेटर नीचे है, रेडियस मिनिमम है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा कब होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन, ठीक। इसी क्वेश्चन में मैं रेडियस फिक्स कर दूं, वेलोसिटी वेरी करा सकता हूं। क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं आपसे कि रेडियस r है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो बताइए, कर सकते हैं उसमें भी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, चलिए मान लीजिए यही लेके सॉल्व कर रहे हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तब ये वाला टर्म क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये वाला मैक्सिमम है मतलब इस पार्टिकल का स्लिपिंग टेंडेंसी इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगा देंगे, उधर, है ना। वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा जा सकता है, वेलोसिटी की जगह ओमेगा भी मैक्सिमम पूछा जा सकता है। तो ओमेगा और वेलोसिटी मैक्सिमम में केस एक ही रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो ओमेगा भी ज्यादा होगा। तब आप खाली फार्मूला क्या लिखते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r, तो वेलोसिटी ज्यादा तो ओमेगा भी ज्यादा होगा, तो उधर इस टेंडेंसी रहेगा। समझ गए, इसको लिखिए। फिर हम लोग जो स्कूल वाला 2-3 एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है, वो जल्दी से एक ही साथ कर लेंगे, खत्म टॉपिक, ठीक। इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग अभी 3 एग्जांपल से समझेंगे कि नॉर्मल लाइफ में सर्कुलर मोशन का क्या यूज है। पहले एग्जांपल के लिए, पहले एग्जांपल का नाम है टर्निंग एट सर्कुलर रोड। टर्निंग एट सर्कुलर रोड, मान लीजिए हम ड्राइव करके आ रहे हैं और मुझे एक टर्न मिला, वहां पे हम टर्न ले रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं वापस से 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा और, देखिए मान लीजिए हम लोग इस तरह से रोड से आए और ये टर्न लेना है हमको ऐसे, ठीक है, और ये रही मेरी गाड़ी। तो ये जो टर्न है इसका रेडियस कितना है, r है, स्मॉल है। अब अगर इसका एफबीडी बनाए तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, बोलो, और नॉर्मल ऊपर लगेगा। दोनों इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ऐसा सर्कल होगा, ठीक है। दोनों इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, देखने में अच्छा ही लग रहा है, ये इधर वाला पार्ट मिटा दे रहा है। दोनों इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हमको टर्न तो लेना है v स्पीड से, तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच का, ये फ्रिक्शन
सेंटर की तरफ लगता है, ये फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगता है। और ये जो फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर फ्रिक्शन provides the necessary centripetal force। और अगर इसके लिए हम लोग सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? F जो होगा वो किसके बराबर होगा? mv²/r के बराबर, ये एक इक्वेशन। और हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा अपने मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू n से कम या फिर बराबर हो सकता है। मतलब फ्रिक्शन हमेशा अपने मैक्सिमम वैल्यू से कम या बराबर होता है, तो म्यू इनटू n। और इस डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस होता है, तो n का वैल्यू कितना हो गया? mg। ये फ्रिक्शन कितना है? mv²/r, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा? म्यू mg। ये mm कटा तो v क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू √gr। मतलब स्पीड जो होना चाहिए वो gr या उससे कम ही होना चाहिए। अच्छा, म्यू छूट गया, सॉरी। म्यू gr से कम या फिर बराबर होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना ले सकते हैं? म्यू gr। तो आप लिखते हैं ना, गति सीमा लिखा रहता है, तो वो यही फॉर्मूला है। ठीक है, वो यही चीज है। अब लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम इस स्पीड से ज्यादा से भी चलें, तो फ्रिक्शन कहेगा भाई देखो ये मेरे औकात के बाहर है, इसके लिए तुमको कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। तो साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है, साइक्लिस्ट मतलब कहे तो दोनों, साइकिल चलाने वाला भी और मोटरसाइकिल चलाने वाला भी एक काम करता है। अब कार चलाने वाला वो काम नहीं कर सकता, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला और साइकिल चलाने वाला कर सकता है। तो सूर्या भाई बताइए क्या कीजिएगा? थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, टिल्ट कर देंगे। टिल्ट करने से क्या होगा उसको समझते हैं। तो दूसरा जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं क्या है? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एट सर्कुलर टर्न। और साइक्लिस्ट वर्ड का मतलब ये नहीं होता है खाली साइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिलिस्ट को भी उसी कहते हैं। लेकिन कार वाला नहीं ये कर सकता। कार वाला कैसे एक चक्का उठा के चलेगा? तो पलट जाने का चांसेस रह सकता है, इसलिए कार वाला वो नहीं कर सकता। तो मैं इसमें अब इतना 3 डायग्राम नहीं बना रहा हूं, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं कि जो साइक्लिस्ट है वो बेंड कर जाता है। तो कैसे दिखाएं इसको? अगर ये प्लेन है, साइक्लिस्ट को ऐसे रहना चाहिए था, जैसे मैं हूं, मान लो साइक्लिस्ट को ऐसे रहना चाहिए था, साइक्लिस्ट ऐसे बेंड कर जाता है थोड़ा सा, तो साइक्लिस्ट ऐसे हो जाता है। ठीक है, इस इंस्टेंट पर अगर इसका एफपीडी बनाए तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इस तरह से, तो इसका mg तो नीचे रहेगा, mg तो इस पर, लेकिन जो नॉर्मल रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा। टर्न कर गया ना, तो नॉर्मल ऐसे रहेगा। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो भी इसको कोई टेंशन नहीं है, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं। टेंशन नहीं मतलब वो वाला टेंशन नहीं, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या ही फर्क पड़ता है? अगर मैं इधर जा रहा था और इधर से मैं थीटा एंगल पे बेंड कर गया, कितने पे? तो इस n के 2 कंपोनेंट होंगे। n का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा n cos थीटा, जो कि किसको बैलेंस कर लेगा? mg को। अब समझ पा रहे हैं ये बात? जैसे मान लो हमको इमेजिन करो हम ऐसे टिल्ट हो गए, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ n cos थीटा जो कि mg को बैलेंस कर लिया, और उधर की तरफ n sin थीटा जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। This provides necessary centripetal force। और यह मान के चले कि यहां फ्रिक्शन नहीं है, लेस फ्रिक्शन कम है या नहीं के बराबर है, तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स यही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, पहला इक्वेशन, और दूसरा n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v²/rg। कभी कभी ये थीटा पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बेंडिंग। एंगल ऑफ
और ये एंगल कहां से, ध्यान रखिएगा, किससे है, वर्टिकल से। किससे ये एंगल, वर्टिकल से। कितना एंगल पे बेंड किया, हम ऐसे थे साइक्लिस्ट, ऐसे बेंड किए तो ये वाला एंगल वर्टिकल से कितना बेंडिंग हुआ, समझ पा रहे हैं आप? अब देखो इस केस में क्या होगा, मान लो फ्रिक्शन है तो और अच्छी बात है, फ्रिक्शन तो प्रोवाइड कर ही रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल का एक कंपोनेंट में प्रोवाइड कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छी बात है। अब सवाल है कि आप पूछ सकते हैं सर ऐसा होता है, फ्रिक्शन तो रहेगा ही ना थोड़ा थोड़ा, ऐसा होता है फ्रिक्शन कभी कोई नहीं रहता है, कब? अब मान लो कभी भी गांव जाओ, खास करके बिहार का इलाका में, तो वहां क्या होता है, लोग मक्का, मकई या राई, कलाई, मकई, ये सब जितना भी गेहूं, इसको क्या करते हैं, जो मेन रोड होता है उसी रोड पर सुखाते हैं। डिवाइडर रोड होता है बड़ा बड़ा, तो रोड का एक लेन उनका, और उस लेन पर पूरा क्या सुखाएंगे, मकई। 2, 4, 5 किलोमीटर आपको ऐसा ही दिखेगा। हाँ मतलब कोई बड़ा रोड पे, अब मान लीजिए वहां पे टर्न लेना हो, हाँ एनएच पे बोल रहा हूँ मैं, एनएच पे ऐसा होता है, नेशनल हाईवे पे ऐसा होता है, ठीक है। कुछ लोग देखे, हाँ ऐसा हम देखे, बहुत होता है ऐसा, कभी उधर जाइए देखिए, गर्मी के दिनों में ऐसा दिखेगा। अब मान लीजिए वहां पे कोई साइकिलिस्ट चला गया, उस पर अगर साइकिल चलाओगे तो क्या होगा, वहां फ्रिक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे इस बात तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा बहुत, हम गिरे नहीं आज तक, ये भगवान की कृपा है, हाथ पे सलामत है। खास करके ठंड के दिन में जब बारिश हो जाए, इस बार हुआ था एक भी दिन बारिश, ठंड के दिन में एक दिन हुआ था, ठंड के दिन में अगर बारिश हो जाए तो ओस का जो बूंद होता है ना, वो बहुत चिपचिपा होता है, और वो जब बारिश के बूंद के साथ मिलता है तो जो रोड है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, और वहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू, कोएफिशिएंट का वैल्यू बहुत घट जाता है, तो स्लिप करने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस केसेस में ये सब फायदेमंद है बैंकिंग वाला। तो ये क्या हो गया, साइक्लिस्ट तो बेंड कर गया, मोटरसाइकिलिस्ट भी यही करेगा, कार वाला कहेगा मैं क्या करूं भाई। तो कार वालों के लिए थोड़ा सा एक सुविधा सरकार करती है कि तू भाई ठीक है, तुम बेंड मत हो, हम रोड को ही बेंड कर देते हैं, और इस बात को नाम दिया जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड करने से पहले ये आप लिखिए, और इसमें एक सवाल ऐसा पूछा गया है एनसीईआरटी में, एक सवाल है, मैं उस सवाल को बोल रहा हूं और यहां लिख भी देता हूं, आप उस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सवाल है। ये सब चीज आपको कहां मिलेगा, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। मैं एक सवाल बोल रहा हूं, सुनिएगा सब लोग। अ साइक्लिस्ट, और बताइए कौन से केस का है, क्योंकि 3 केस हम लोग को पढ़ने, 3-4 केस, तो आप समझ पाए डिफरेंस सब में। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. स्पीड को रिड्यूस नहीं किया, 18 किलोमीटर पर आवर चल रहा था साइक्लिस्ट, और टर्न लेना शुरू कर दिया। The coefficient of static friction between the tire and the road is 0.1, म्यू दिया हुआ। Will the cyclist slip while taking turn? तो पहले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला कि वो वाला? देखो बोला है साइक्लिस्ट, लेकिन ये नहीं कहा है कि वो साइक्लिस्ट बेंड किया है, तो बेंडिंग का केस नहीं है, तो ये वाला केस। यहां पे तो कोई भी टर्न ले सकता है ना, साइकिल वाला भी और मोटरसाइकिल वाला भी। तो हम लोग पहले Vmax निकाल लेंगे। Vmax का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू दिया हुआ है 0.1, G का वैल्यू 10, तो 0.1 to 10 तो खत्म, R का वैल्यू 3, तो 3 का रूट कितना हो जाएगा, 1.73 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आ गया असाइनमेंट, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितने से वो चल सकता है, 1.73 मीटर पर सेकेंड, और वो चल कितने से रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से। तो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, किधर स्लिप करेगा, बाहर की तरफ। ये दिखाता है कि स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर होता है, इसलिए फ्रिक्शन अंदर आता है। आप लोग कोई पूछे नहीं इस तरह फ्रिक्शन अंदर काहे लगेगा, क्योंकि जब आप सर्कुलर टर्न पे करते हैं तो स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होता है, बाहर की तरफ, और फ्रिक्शन स्लिपिंग टेंडेंसी का अपोजिट लगता है, मोशन के नहीं। मोशन तो ऐसे हो रहा है ना, फ्रिक्शन स्लिपिंग टेंडेंसी का अपोजिट लगता है, इसलिए हम लोग फ्रिक्शन में बार-बार डेफिनेशन में स्लिपिंग वर्ड यूज करते हैं, मोशन के अपोजिट इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि ब्लॉक में तो दिखता है मोशन के अपोजिट है, लेकिन यहां सब दिख रहा है आपको मोशन के अपोजिट, इसीलिए नहीं बोलते। यही सवाल है, तो ये सवाल मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग कर लेंगे, इसको लिखिए आप लोग, और मैं सवाल यहां लिख देता हूं। साइक्लिस्ट, या लिखिए आप लोग, मैं लिख देता हूं।
तो ये सवाल मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। एक साइक्लिस्ट है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है लेवल रोड पे, टर्न लेना है, रेडियस 3 मीटर है, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, म्यू 1 है, 0.1, तो क्या वो स्लिप करेगा? तो पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट लिख लिए, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकंड। फिर मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो लिखे म्यू जी आर, तो मैक्सिमम स्पीड देके 1.73 से ही चलना चाहिए था, लिखा था गति सीमा इतना, वो नहीं देखा, तो फिर स्लिप कर जाएगा, पैर छिला जाएगा। आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर का है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। तीसरा टॉपिक क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड। और ये टॉपिक आपके स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल वाले लोग जान करके यही वाला टॉपिक पूछते हैं, ठीक है? सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। आप लोग मत सोचिए कि बैंकिंग का मतलब रोड के किनारे बैंक खोल देना, नहीं, देखिए बैंकिंग का मतलब होता है रोड के आउटर साइड को थोड़ा सा उठा देना। आप देखे होंगे जब टर्न लेते होंगे कहीं हाईवे पे, जो आउटर साइड होता है वो ऐसे होता है, मतलब इनर साइड तो ऐसे होता है, आउटर साइड ऐसे होता है, ऐसे टर्न लेते हैं। तो इसको दिखाने के लिए मैं इसका हेल्प ले रहा हूं। देखो इंक्लाइन प्लेन, ये है रोड का आउटर साइड और ये क्या है? इनर साइड। तो एक कार को टर्न लेना है, तो इस बात का फायदा कोई भी उठा सकते, कार वाले भी उठा सकते और बाइक वाले। वैसे थोड़ी रोड का है कि नहीं कार के लिए किए हैं हम बैंकिंग, और ये बहुत ज्यादा बैंकिंग नहीं होता है, इतना नहीं कार ऐसे स्किड कर जाए वैसा नहीं होता है, ठीक है? ये रेडियस है। अरे सबसे पहली बात कि बैंकिंग का जरूरत ही क्यों पड़ता है? तो इसलिए जरूरत पड़ता है, समझिए। दो केस है, देखिए जब हम लोग टर्न ले रहे थे तो फॉर्मूला क्या था? वी मैक्स का अंडर रूट म्यू जी आर। तो दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी कि मान लीजिए कोई बहुत शार्प टर्न हो, शार्प टर्न मतलब रेडियस बहुत छोटा होगा, तो मैक्सिमम स्पीड बहुत छोटा होता है। या दूसरा केस है कि म्यू का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया रेनी सीजन अगर विंटर में हो जाए तो, विंटर और रेनी सीजन मिक्स हो जाए तो बहुत छोटा हो जाता है, या सरफेस वैसा बन जाए। तो अगर म्यू भी बहुत छोटा हो, रेडियस भी बहुत छोटा हो, दोनों मिक्स हो जाए तो वी मैक्स बहुत छोटा हो जाता है। इतना कम स्पीड गाड़ी में मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इतना कम स्पीड गाड़ी में मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है लेवल रोड में, वो स्किड कर जाएगा। और इसीलिए बैंकिंग करना नेसेसरी होता है, खासकर कार में मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए घाटी में हम लोग क्या कर देते हैं? बैंकिंग कर देते हैं कि आराम से 30 के स्पीड पे चलेंगे। करना जरूरी नहीं है। अगर आप में कोई पूछे कि सर करना जरूरी है क्या, हम कहेंगे नहीं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पीड बहुत कम करना पड़ेगा, मान लो 1 किलोमीटर पर सेकंड। अब ऐसा घाटी क्रॉस करना के जाना हो तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। और कभी भी 1 से 2 हो गया तो जिधर साइड इधर है, घाटी खाई गए तो लोग डरेगा पूरा। इसलिए हम लोग फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस केस में अगर एफबीडी बनाए तो एमजी देखिए ऐसा नीचे बनेगा। हम लोग दो कंपाउंड लेंगे, दो डायरेक्शन लेंगे, एक रेडियल डायरेक्शन देखिए और दूसरा ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो क्या mg का कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत है? यहां नहीं है। याद करो लॉज ऑफ मोशन कि किसी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एफबीडी बनाते थे। तो देखो mg बनाए नॉर्मल ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, और फ्रिक्शन लगेगा। अब देखिए फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस बात को समझिए। अगर ये कार बहुत मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, और हम लोग को वही निकालना है गति सीमा, अगर ये कार मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है तो उस कार का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा? बाहर की तरफ। बाहर मतलब इसमें किधर कहेंगे? इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऐसे। और फ्रिक्शन कितना लिखेंगे? म्यू इनटू एन, क्योंकि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की ही बात कर रहे हैं। और फ्रिक्शन लगेगा, ये बात सबको समझ में आया? क्योंकि कार का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा? उधर, अगर मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं तो। और हम लोग का काम क्या है? वही गति सीमा का बोर्ड लगाना। मैक्सिमम स्पीड इतना, गति सीमा इतना है, वो लगाना है। चलिए, तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सिस कौन कौन सा लेते हैं? एक रेडियल, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, दूसरा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो यहां यूज नहीं पड़ेगा, ठीक? तो रेडियल ले लिए और ये परपेंडिकुलर ले लिए। अब फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करिए। देखिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस म्यू एमजी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ
म्यू mg cos थीटा और इधर की तरफ म्यू mg sin थीटा। अब देखिए ये थीटा है और ये लाइन तो इंक्लाइंड प्लेन पे था, ये ऐसे था, दोनों बीच का टोटल एंगल कितना है 90। नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का एंगल 90 होता है ना जी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो n के भी दो कंपोनेंट होंगे, ऊपर की तरफ n cos थीटा और इधर की तरफ n sin थीटा। अब फिर से दो बात, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, क्योंकि इधर वाले पे तो कोई मोशन नहीं होता, ऊपर की तरफ फोर्स है n cos थीटा और नीचे की तरफ mg कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस म्यू साइन। ये पहला इक्वेशन। और दूसरा, जितना फोर्स इधर है वो किसका काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। इधर की तरफ कितना फोर्स है n sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r, और इस v को क्या कहेंगे हम लोग v मैक्सिमम। इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कहते हैं। इसको वैसे ही रख दीजिए, क्या लिख रहे थे हम लोग इसमें म्यू mg sin थीटा प्लस mg कॉमन नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करें, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए हम यहां पे कहीं गलती कर दिया, ये म्यू mg फ्रिक्शन थोड़ी होगा, म्यू इंटू n होगा। यहां n का वैल्यू mg नहीं होगा, यहां n का वैल्यू mg नहीं होगा, गलती हो गई। तो फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू n होगा। फ्रिक्शन कितना होगा समझ पा रहे हैं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है म्यू इंटू n। यहाँ पे हम गलती से n का वैल्यू mg ले ली, यहाँ n mg के बराबर नहीं है, ये तो कंपोनेंट है। ऊपर फोर्स हो गया n cos थीटा, नीचे कितना म्यू इंटू n sin थीटा प्लस mg, इधर कितना n sin थीटा प्लस म्यू इंटू n cos थीटा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो आप क्या कीजिए, देखिए पहले इक्वेशन में इसको इधर भेज दीजिए, पहले इक्वेशन में इसको इधर भेज दीजिए और n कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये पहला इक्वेशन हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। और इस वाले इक्वेशन में अगर n कॉमन ले तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये हो गया mv max का स्क्वायर बाय r। ये फ्रॉम इक्वेशन 2, ये प्लस है सॉरी। अब डिवाइड करिए दोनों को, डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बाय sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू mm कटा gr बाय v max स्क्वायर। और इस वाले टर्म को खाली इधर भेज दीजिए, तो v max स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया gr इनटू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये वाला इधर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। sin थीटा सॉरी cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो sin थीटा में cos का क्या होता है तो tan थीटा प्लस म्यू, ये क्या होता है 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। v max कितना हो जाएगा अंडर रूट gr इंटू म्यू प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू tan। ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे पक्का। इसी में एक केस और है कि अगर म्यू का वैल्यू 0 ले ले, हम लोग मान लें कि ऐसा केस है कि फ्रिक्शन सरफेस का एकदम नेग्लिजिबल हो चुका है, तो म्यू का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा खाली tan थीटा, और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, तो ये टर्म पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा में। तब v max कितना आएगा अंडर रूट gr tan थीटा, अंडर रूट gr, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, इसको लिखते हैं v ऑप्टिमम। और अगर इस स्पीड पे चलोगे ना तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो टायर होता है उसका मिनिमम वियर एंड टियर होता है, जो गाड़ी का टायर है उसका मिनिमम वियर एंड टियर होता है फॉर
मिनिमम वियर एंड टियर। ठीक है, बहुत कम, क्योंकि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, फ्रिक्शन लग नहीं रहा है तो उसका मिनिमम वियर एंड टियर होगा। अगर म्यू 0 देखे इस स्पीड पे अगर आप चलेंगे तो मिनिमम वियर एंड टियर, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लगेगा इस स्पीड पे। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही नहीं पड़ रहा है, जो एन का ही कंपोनेंट था वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर दे रहा है, स्लिपिंग टेंडेंसी नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन लगने का जरूरत ही नहीं है। कार का जो टायर होगा वो बिल्कुल कम घिसेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तभी तो वो घिसेगा, इस केस में वो कम घिसता है। और ये डेरिवेशन अगर कर देंगे, अब देखिए फिजिक्स तो बस यही 2 लाइन था, आगे तो सॉल्व करना था, और सॉल्व करने में मेरे ख्याल से प्लस माइनस करने में कठिनाई नहीं होना चाहिए आप लोग को। इस पे भी एक सवाल है बिल्कुल ऐसा ही एनसीईआरटी में, खाली सवाल बोल दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। अ सर्कुलर रेस ट्रैक, ताकि आप वीडियो देख करके लिख भी सकें, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। मतलब बैंकिंग एंगल थीटा कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, आर रेडियस कितना दिया हुआ है 300 मीटर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ अ रेस कार एंड द रोड इज 0.2, म्यू दिया हुआ है 0.2। पहला पार्ट पूछा है व्हाट इज ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर। ऑप्टिमम स्पीड कितना होगा, कितना लिखेंगे, अंडर रूट जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू tan 15, और इसमें नहीं दिया हुआ tan 15 का वैल्यू, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक मैथमेटिक्स में आप tan 15 का वैल्यू निकालना सीखे हैं, ये बेसिक मैथ्स में tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 - 30, उससे निकालिए। या दूसरा एक मैंने सिखाया है अप्रोक्सीमेशन वाला टेक्निक, कि 15 डिग्री तक tan का वैल्यू या sin का वैल्यू एंगल के ही बराबर होता है, तो tan 15 का वैल्यू आप क्या लिख देंगे, सीधा सीधा रेडियन में लिखिए, 15 डिग्री को कितना कहेंगे π/12, तो ये π/12 के ही बराबर होगा, और पाई 3.1 होता है, 12 से डिवाइड करें तो अगर 3 माने तो 4 बार में कटता, तो 0.25 होता, ये 0.26 आएगा, देखिए, क्योंकि 3.1 थोड़ा ज्यादा आएगा। देखिए आपको एंगल भी निकालने भी आता है, tan 15 का वैल्यू यहां रख देंगे, नहीं दिया है एनसीईआरटी में, इसका मतलब ये चीज आप जानिए। तो ऑप्टिमम स्पीड आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, इसके नीचे आप ये सवाल लिख के सॉल्व कर लेंगे। इसका बी पार्ट है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो उसके लिए यहां पुट करेंगे। ठीक है, सब दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, tan थीटा बता ही दिए, पुट करके सॉल्व कर लेंगे। मैं आंसर बता दे रहा हूं, तो ये जो क्वेश्चन आपको करना है एनसीईआरटी पेज 105 पे मिलेगा आपको, पेज 105 पे, और इसका वी ऑप्टिमम का आंसर है 28.1 मीटर पर सेकेंड, और वी मैक्स का आंसर है 38.1 मीटर पर सेकेंड। ये सब लोग लिख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।